नमस्ते लल्लन टॉप की टीम कोरोना की स्थिति जानने के लिए कोविड कवरेज पर निकली है। ज़मीनी हकीकत तलाश रही है। बहुत सारी कहानियाँ, रोते बिलखते लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की, अस्पताल में भर्ती करने के लिए तलवे घिसते, जूते घिसते लोगों की कहानियाँ, उनकी तकलीफ़ें हम आप तक लेकर आ रहे हैं लखनऊ शहर से। यहीं से हमारी टीम ने अपने कवरेज की शुरुआत की और आज हम आपको एक थोड़ा अलग एक आवाज़ सुनाना चाहते हैं एक ऐसे शख्स की जो इस आपदा के समय, जब लोग घरों में बैठे हैं और सही भी है कि लोग सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, पर ऐसे मुश्किल समय में जब लखनऊ का प्रशासन और सरकारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त दिखती हैं और प्रशासन नदारद दिखता है, ऐसे में एक व्यक्ति हैं जो कोविड से जूझ रहे लोगों की, पेशेंट्स की शुरुआत से लेकर कई चरणों में, कई अलग अलग स्तरों पर मदद मुहैया करा रहे हैं। युवा हैं लेकिन अनुभव अपनी नज़र से जो इतने बीते 10-15 दिनों में इन्होंने लखनऊ शहर को देखा है, इसकी स्थिति को भीषण होते हुए देखा है और किस किस तरीके की दुश्वारियां आ रही हैं, लोग किस हद तक परेशान हैं, लखनऊ की क्या असली स्थिति है, ज़मीनी हकीकत। ये हम तो 2-3 दिन से यहाँ आए हैं लेकिन इस शख्स ने देखा है, ये हमें ब्यौरे से बताएंगे। अब्दुल सबूर यही नाम है आपका। और आप बता रहे थे कि आप एक मॉन्यूमेंट जो लखनऊ की धरोहर है, विरासत है, ऐतिहासिकता, उसको दिखाते हैं। पहले आपदा के पहले आपका एक पेज था। मेरा एक पेज है मुख्तलिफ तस्वीरों के नाम से और उसकी एक टैगलाइन ही है लखनऊ मेरी नज़र से। तो मैं लखनऊ की जो भी पुरानी इमारतें हैं या जो भी अनडिस्कवर्ड हैं, तो उनको मतलब एक तरह से अपनी नज़र से दिखाता हूँ ताकि लोग उसके बारे में एक अवेयरनेस के तौर पे जान पाएँ। तो लेकिन आज एक ऐसी मुश्किल घड़ी में खड़ा हूँ कि लखनऊ मेरी नज़र से तो था लेकिन आज की तारीख में पूरा लखनऊ मेरे पे डिपेंडेंट हो गया है। मतलब मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। इन 10 दिनों से मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने पिछले साल एक संस्था बनाई थी, मदद कोरोना के नाम से। तो जब मैंने देखा कि इस तरह की चीज़ें हो रही तो मैंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान इस आपदा के समय पे घर पे नहीं बैठ सकता। तो क्योंकि मैं हेल्थ केयर से एसोसिएटेड हूँ, मैं अस्पताल में काम करता हूँ, तो मुझे तो रेगुलर जाना ही था, तो मेरे पास पास भी था बाहर मूव आउट करने के लिए। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है इंसान की सेवा करने का। तो जब मैंने कोशिश करी, ये मुहिम जब मैंने देखा, तो तमाम ऐसे पेशेंट्स आए जिनकी मैंने मदद करी, बहुत कुछ हुआ। तो उस दौरान पे इतना ज़्यादा क्योस नहीं था, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं। पिछले साल की बात कर रहे हैं आप? जी, पिछले साल की बात कर रहे हैं? नहीं, पिछले साल की नहीं, अभी जब मतलब शुरुआत में ये हुआ, जब जी। जो इतनी ज़्यादा क्योस नहीं था, तो डेथ रेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन इधर पिछले 10-12 दिन से जो मतलब स्थिति है लखनऊ की, वो मतलब दिल दहलाने वाली है। मतलब मुझसे नहीं देखा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है आखिर, ये हो क्या गया। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही कैमरा कॉन्शियस हूं और मुझे स्टेज फियर भी है, लेकिन मैं आज अगर यहाँ खड़ा होकर बोल्डली बोल रहा हूं तो वो लखनऊ की तकलीफ़ ही है जो मुझे आज यहाँ पर लेके आई है। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँगी। मैंने परसों इनसे बात करने की, इनके परिचय हमें बहुत सारे लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने बताया कि अगर आपको देखना है, हालत समझनी है और मतलब हर चरण पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये तमाम बातें जाननी है, तो एक शख्स से मिलिए जो बहुत काम कर रहे हैं। इनका नाम, सबूर साहब का नाम दिया और हम परसों इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इनके साथ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इच्छुक नहीं थे, तो इन्होंने टाल दिया। कल भी हमने इन्हें फ़ोन किया था, इन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो लेकिन आज फाइनली ये तैयार हो गए हैं। तो उस तैयार होने के पीछे की एक वजह ये बता रहे हैं कि आज इनके जितने दिन से ये काम कर रहे हैं, उतने दिन में आज सबसे पीक, सबसे बुरी स्थिति देख रहे हैं आप। मतलब आज मैं पहले तो 10 दिन से मैं बता दूं, मैं मुश्किल से 15-16 घंटे ही सोया हूँगा। और मैं क्योंकि फास्ट भी रखता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब अगर फील्ड पे वर्क कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सब दिक्कतें एक तरफ है जो लखनऊ इस टाइम फेस कर रहा है, वो मतलब मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकता हूँ। आज मैं सुबह होके, मतलब सुबह जब उठा हूँ तो देखा तमाम कॉलें पड़ी हुई थी मेरे पास। मैं मुश्किल से 1 घंटे के लिए सोया था, उसमें इतनी तमाम कॉलें थी और हर कॉल पे जब शुरू किया मैंने फ़ोन रिसीव करना, तो ये था कि सिलेंडर दे दीजिए। मैंने कहा कि नहीं मिल पा रहा है, इससे हम कहीं नहीं। मैंने 2-4 लोगों से पता किया ये क्या आज की क्या स्थिति है। हर 2 मिनट के बाद अरे जिनके लिए मैंने मांगा था वो अब नहीं रहे, अब रहन दीजिए।
हर 2 मिनट पे ये चीज़ मुझे वाक़या सुनने को मिल रहा था। तो मतलब इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं आज एकदम डिप्रेस सा फ़ील होने लगा मुझे। मतलब मुझे एक एंग्ज़ायटी सा होने लगी कि यार ये क्या हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इन 10 दिनों में मेरा नंबर इतना वायरल हो गया, हर इंसान को मुझसे उम्मीद हो गई है, लेकिन आज वो उम्मीदों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने तमाम जगह फ़ेसबुक और तमाम माध्यम पे लिखा भी कि एक्चुअली मेरा क्या हुआ है, मेरा नंबर भी लखनऊ के अलावा और सिटी में लोगों ने सिटी चेंज करके वायरल कर दिया है। तो 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार कॉल्स, मतलब एक इंसान के बस से बाहर हैं ये चीज़ें कि मैं सबका कॉल उठा पाऊँ। तो जब मैंने देखा, बातें करी अपने वॉलंटियर्स, हमारी जो ये संस्था है मदद कोरोना में, इसमें तमाम वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। जब मैंने उनसे अपडेट लिया कहाँ क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई सबूर भाई, आज ये हाल है कि भाई या तो आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए और आप सो जाइए और आप सबको मना कर दीजिए, कुछ भी नहीं बचा है, आज कोई नहीं बचेगा लखनऊ में। इस तरह के लफ्ज़ से मतलब मैं बहुत नर्वस हो गया। मैंने तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश करी, तमाम जो गैस प्लांट वाले थे उनसे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। सबने ये बोला कि सिर्फ कोविड हॉस्पिटल के लिए ही हमारे पास कुछ गैस बची हुई है, हम सबको मुहैया नहीं करा सकते। तो इतना मैं टूट गया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी भी अपने आप को हाईलाइट करूँगा आके इस तरह से मीडिया के सामने और ये चीज़, लेकिन आज मुझे सहारा लेना पड़ रहा है। मैं हिमांशु वाजपेयी जी का बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और कहा कि तुम जाओ, तुम करो, तुम्हें करना होगा ये। तो बहुत तमाम लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग लखनऊ पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब हम जानते नहीं कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा मोमेंट है कि एक इंसान के काम आ रहा है। और हम इस टाइम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, ना प्रशासन ना सरकार, किसी को नहीं करना चाहते हैं। मेरा सिर्फ इतना आज आने का मकसद है कि जो कुछ भी हो गया आप जाने दीजिए, लेकिन आज की तारीख से मैं सरकार से अपील करता हूँ, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी शासन है, जो भी प्रशासन है, कि जो कुछ भी हो गया उसको भुला दीजिए, लेकिन आज के बाद भी एक आदमी ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं मरना चाहिए। ये मेरी एक अपील है पूरे लखनऊ वासियों से और तमाम शहरों से। जहाँ से भी मुझे कॉल आता है, मैं उनकी तरफ से आज एक ज़रिया बन के बोल रहा हूँ। मैं कोई अब्दुल सबूर नहीं हूँ, मैं कोई धर्म जाति नहीं देख रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ से मदद मिले और कुछ ऐसा हो कि जितने भी लोग परेशान हैं, जो एक नेचुरल डेथ एक अलग होती है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई दवा की किल्लत से और ऑक्सीजन की किल्लत से अगर मर जाए तो ये कितना अफसोस बात है। और मैं आपको एक बात बताऊँ जो ज़मीनी हकीकत है, आंकड़े नहीं बताए जा सकते। लोग पूछते हैं क्या आंकड़े हैं, भाई आंकड़े वहाँ बताए जाते हैं जहाँ पर पता हो। यहाँ इस टाइम हर घर में 1-2 मौतें हो रही हैं, हर घर में कोई बीमार है, हर घर में 10 मिनट के बाद एक मौत हो रही है। ऐसा मोमेंट है कि एक घर में पूरी फैमिली 4-4-5 लोग की ख़त्म हो जा रही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला। मैं अपने दोस्त की मदर इतनी ज़्यादा बीमार है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक सिलेंडर अरेंज करता हूँ तो दूसरे वक्त ये आ जाता है कि भाई सिलेंडर में सिर्फ थोड़ी सी गैस बची, भाई दूसरा सिलेंडर दिलवा दो। अब आप बताइए, जब सिलेंडर की इतनी किल्लत है, अब मैं उस सिलेंडर को वहाँ से निकाल के भरवाने जाऊँ या मैं क्या करूँ? उतनी देर में अगर मरीज़ को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? मैं अस्पताल को भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स अपने जी जान लगाए हुए हैं, चाहे वो नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो भी हो। लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो कोई क्या करेगा? ना बेड है, ना ऑक्सीजन है। अब तो अस्पताल ये कहता है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ही भैया आइएगा यहाँ पर पेशेंट लेके, वरना मत आइए। मेरे दोस्त जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको भी अल्टीमेटम अस्पताल ने दे दिया कि आप 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन कहीं से ला सकते हैं तो ठीक है, वरना आप डिस्चार्ज करके कहीं और जाइए। यहाँ मैं ये बात जोड़ना चाहूँगी कि आप जो बता रहे हैं वो हमें ज़मीन पर अपने अनुभव में, अपने आँखों से देखने सुनने को मिला है। कल हम तालकटोरा इलाके के अवध जो गैस रिफिलिंग सेंटर है वहाँ पर थे। वहाँ पर भी ऐसे ही कई लोग खड़े हैं लेके, कोई कह रहा है कि मेरे पिताजी हैं, वो छोटा सिलेंडर लगा के आया हूँ, अभी मैं ये भर नहीं रहा, ख़त्म हो चुका है, नोटिस लग गया था। पुलिस वाले कह रहे थे कि अब क्या, नहीं है, अभी नहीं है, जाओ जाओ जाओ। मैनेजमेंट कह रहा था कि रात में 11 बजे शायद सप्लाई आएगी। अभी हम मायो हॉस्पिटल से होकर आ रहे हैं, वहाँ पर बाहर अस्पताल प्रशासन ने नोटिस लगा दिया। लोगों ने बताया कि पेशेंट्स को फ़ोन किया गया, जब पेशेंट्स के रिश्तेदारों को, कि 20 मिनट के भीतर अपने इस रिश्तेदार को लेकर जाइए, कहीं और दाखिला करवाइए, जो भी करवाइए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ तो 2 घंटे और का ऑक्सीजन आया है। मेरे ख्याल से अभी वो मियाद पूरी हो गई होगी। वो भी ब्रजेश पाठक और इन सब के जैसे उन लोगों ने कोशिश की तो अरेंज करवाया गया, लेकिन उसके आगे क्या कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरे पास। इवन मैं आपको बताऊं,
बाहरी मुल्कों से भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तमाम जगहों से फ़ोन आ रहा है कि मेरे माँ बाप लखनऊ में हैं, मैं यहाँ पे फंसा हूँ, फ़्लाइट नहीं हो सकती, सबूर आप प्लीज़ कुछ कर लीजिए, हमारा नंबर फ़ला फ़ला ज़रिया से मिला है, आप कहीं मेरे माँ बाप तक ऑक्सीजन पहुँचा दीजिए। मुझसे जितना हो पाता है, मेरे वॉलंटियर्स दिन रात काम कर रहे हैं, तमाम लोग इस मदद कोरोना से जुड़े हुए हैं। पूरे लखनऊ में इस टाइम मतलब उस वीडियो के ज़रिए इतने लोग जुड़ गए हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, हर तरह से कर रहा है। कोई घर बैठ के फ़ोन रिसीव कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहा है, तो कोई डाटा कलेक्ट कर रहा है, मतलब हर इंसान अपने अपने तरह से काम कर रहा है। लेकिन अब आज की तारीख में मैं इतना हेल्पलेस हो गया हूँ कि मैं 10-10 हज़ार लोगों की को सिलेंडर नहीं मुहैया करा सकता। मतलब मैं एक दिन में अगर 50-20 भी अगर मैं सिलेंडर दिला पा रहा हूँ तो मैं बहुत खुशनसीब फ़ील कर रहा हूँ ऐसे मोमेंट पर। लेकिन अब मैं थोड़ा हेल्पलेस फ़ील करने लगा हूँ, क्योंकि ना कहीं ऑक्सीजन है, ना कहीं प्लांट में फ़ोन करो तो वो भी कहते हैं कि भैया अब रहने दीजिए, अब मत भेजिएगा किसी को, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। ना पुराने सिलेंडर बचे हैं, ना कुछ भी बचा हुआ है। मतलब एकदम सब कुछ पूरी तरह सिस्टम टूट चुका है। मैं सबूर यहाँ पर मैं समझ रही हूँ, आपकी आवाज़ से मुझे समझ आ रहा है कि आप बहुत दुखी हैं और ना कहने का, कोई मदद के लिए फ़ोन कर रहा है और उसकी मदद नहीं कर पाना अपने आप में जो गिल्ट देता है, जो पश्चाताप देता है, मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ़। लेकिन मैं धीरे धीरे चीज़ें आज की तारीख पर आने से पहले मैं फिर वापस 10-15 दिन पहले लौट कर चलूँगी और मैं समझना चाहती हूँ कि कब से लगने लगा, जैसे आप थे, अपने नौकरी कर रहे थे, नौकरी पेशा थे, 28 बरस की उम्र है आपकी, एक अस्पताल में काम करते हैं आप, उसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं। जैसी नॉर्मल लाइफ चल रही थी वैसी चल रही थी। एकाएक कब बदलाव देखना शुरू किया और कब नोटिस किया कि यार कि कुछ हो रहा है, यार लखनऊ शहर में मामले बढ़ रहे हैं, कुछ परेशानी बढ़ रही है, कब महसूस किया? देखिए, सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता लगता रहता था कि मतलब आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम चीज़ें पता लगती थी। लेकिन जब मैंने अपने ऑफिस में ही देखा कि लोगों को कोविड वैक्सीन के लगने के बावजूद लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो मतलब मैं बहुत डर गया। मैं 3 दिन ऑफिस नहीं गया इस डर के मारे कि मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ फैल रही है कि मतलब ये हुआ क्या है। फिर अभी तक तो ये था कि चलिए वैक्सीन मतलब आ गई है, अब आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी, तो बहुत लोगों के उम्मीद से लोगों ने लगवा भी ली। लेकिन अब वैक्सीन के बाद भी ये सब चीज़ें होने लगी तो एक पैनिक सा क्रिएट होने लगा। फिर अच्छा, जब कुछ लोग रिकवर भी कर रहे थे तो कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे पता लगने लगा। लेकिन जब देखा एक तरफ से डेथ शुरू हो गई, तो जब ये बात है, कब नोटिस में आई आप लोगों को? ये तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है। उसमें कुछ डेथ्स हुई थी, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन पेपर में देखा था कि मतलब इनकी कोविड से डेथ हुई। अचानक इनका ऑक्सीजन जो है वो एकदम से डाउनफॉल हो गया। फिर ये चीज़ चली रही थी कि अचानक से मेरी बुआ की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको रातों रात ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई। मैं पूरे लखनऊ में ढूंढता रहा, मुझे कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला उस दिन। तो एक मेरा दोस्त है वासु, जो सचदेवा सर्जिकल के नाम से वो अभी काम कर रहा है, तो उसने तमाम लोगों की बहुत मदद करी है इस उसमें। तो उसने मुझे रातों रात कहा, रात के 2:30 बजे थे, उसने कहा सबूर तुम आ जाओ, मैं ऑक्सीजन घर से निकाल के दूंगा। तो जब उस दिन मैंने रोड पे दहशत और तमाम चीज़ें देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ तो गड़बड़ है ये। तो जब हालांकि मैं ऑक्सीजन ले गया, सब कुछ ले गया, लेकिन मैं अपनी बुआ को बचा नहीं पाया और उनकी डेथ हो गई। वो एक मोमेंट था। उसके बाद से मैं समझ लीजिए मैं सही से उसका गम भी नहीं वो कर पाया, वहाँ पर ना जा पाया दोबारा, क्योंकि वो उनका शायद कहीं ना कहीं कोविड के सिम्टम्स थे उनके। तो मतलब इतना हेल्पलेस फील करने लगा कि एक इंसान, एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के घर भी जाना बंद कर दिया उसने इस चक्कर में। तो उस दिन से ये था कि मैंने ये मुहिम शुरू करी और धीरे धीरे जितने लोग मतलब ऐसे ही मैंने पहले तो व्हाट्सएप पे डाला छोटा सा कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर देता है। फिर मेरा जो मदद कोरोना है उसका सहारा लिया। तो जब उससे धीरे धीरे जुड़ते गए तो तमाम फ़ोन कॉल्स आने लगे कि कोई ऑक्सीजन कह रहा दिला दो, कोई दवा दिला दो। तो उस टाइम पर वो एक पैनिक स्टेट शुरू हो चुका था लखनऊ में। तो उस दौरान अब ये रमज़ान भी शुरू हो गए थे, तो मेरे पास एक कॉल आता है एक शख्स का। तो वो बहुत मतलब हम उस टाइम उठा नहीं पाते फ़ोन, हम रोज़ा रख के उसके बाद सहरी के बाद सो जाते हैं। तो हम जब फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं कॉल, हम सबको रिवर्ट बैक करते हैं। तो एक फ़ोन नंबर होता है, उनको हम कॉल बैक जैसे ही करते हैं तो वो रोने लगते हैं बुरी तरह, मतलब बुरी तरह रोने लगते हैं। 40-45 साल की उम्र थी उनकी। तो कहने लगे आज मैंने अपना भाई खो दिया, मैंने आपके पास उम्मीद से कॉल किया था लेकिन उस टाइम आपका फ़ोन नहीं उठा।
तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मतलब मुझे गिल्ट फील होने लगा कि मेरी वजह से जान चली गई। और वो मैंने बात इतनी दिल पे ले ली कि मैंने कभी भी वीडियो कभी भी इस तरह का नहीं बनाया। लोग समझते हैं मैंने फेमस होने के लिए वीडियो बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत टाइम से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। अगर ऐसा ही मेरा होता तो मैं बहुत पहले ये सब फेम पाने के लिए वीडियो एंड ऑल कर सकता था। मैंने कभी भी ये नहीं किया। लेकिन जब मैंने वो चीज़ एहसास करी तो मैंने एक वीडियो के ज़रिए लोगों तक एक मदद मांगी कि मैं अकेला हूँ और मैं रोज़े से भी रहता हूँ, तो मैं तमाम जगह सिलेंडर लेके पहुँचा नहीं सकता। तो मैंने एक वॉलंटियर और गाड़ी की डिमांड करी थी कि जिनके पास गाड़ी है वो मेरे साथ जुड़ जाएं और जहाँ पर भी जो डिमांड हो अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर या दवा या एसेंशियल जो भी है वो रख के पहुँचा सकें। बस वो उस वीडियो का वो वायरल होना था कि इतने लोगों से मदद आई है, इतने लोग जुड़े, इतने लोग वॉलंटियर करने के लिए अभी भी मैसेज कर रहे हैं जिनसे मैं बात रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उनसे बस इतना ही कहता हूँ, आप जिस एरिया में भी आप इस एरिया का ख्याल रखिए। बस आप बस इतना ही करिए। आपको मुझे कोई वॉलंटियरिंग वैसे नहीं करानी, कि ये भी नहीं करना कि आप मुझे आकर यस सर करिए या आप मुझे आकर कुछ अपडेट दीजिए। आपसे जो हो पाए करिए, जहाँ ना हो पाए आप मुझसे तब संपर्क करिएगा। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था और उस दिन से ये मुहिम जो है ये चल रही है। और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हो रही थी, लोगों की हम मदद कर भी पा रहे थे। पर अभी क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मेरा नंबर एक्चुअली मैंने लखनऊ के लोगों को दिया था, लेकिन ये किसी मतलब ये होता ना, जब वायरस कह रहे हैं, जब ये वायरल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सर्कुलेट होने लगती हैं, तो उसमें मेरा नंबर जो है सिटी को एडिट करके तमाम जगह पे वायरल कर दिया गया है। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, तो कानपुर, मुंबई, दिल्ली, गाज़ीपुर, कहाँ से कॉल आती है मेरे पास। तो मैं 5-5, 6-6 हज़ार नहीं कॉल रिसीव कर पा रहा हूँ। तो इस चक्कर में जो लखनऊ में सही में ज़रूरतमंद है, जो यहाँ से मैं बैठ के कर सकता हूँ, मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं प्लीज़ चाहता हूँ, प्लीज़ जिसने भी वो पोर्टल पे मेरा किसी और सिटी के साथ नंबर डाल रखा है 9044123108, प्लीज़ उसको लखनऊ में ही सिर्फ डाल दीजिए प्लीज़। लेकिन अब मैं एक चीज़ और भी बताऊँगा, तमाम जगह से, शहरों से आता है, एक उम्मीद से कॉल करता है, तो हम उठा भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम उठाते नहीं हैं। तो अभी का मैं एक लेटेस्ट वाक़या आपको बताऊँगा। पता नहीं शाहजहाँपुर से एक लेडी का रात में 2:30 बजे कॉल आया। मेरा फ़ोन, उन्होंने कहा, मतलब उनको नहीं पता था कहाँ क्या मैं मिला रही हूँ, उन्होंने फ़ोन मिला दिया। उन्होंने कहा मैं शाहजहाँपुर में, मुझे अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि मैं तो लखनऊ से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप लखनऊ से बात कर रहे हैं, तो आप क्या मुझे सिलेंडर दिला सकते हैं? तो मैंने कहा मैं तो लखनऊ में, अगर मैं यहाँ पर सपोज़ कहीं अरेंज भी कर दूँ तो मैं कैसे इतना किलोमीटर दूर कैसे आपको दूंगा? तो उन्होंने कहा गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, हम फ़ौरन आ जाएंगे लेने के लिए। तो इस तरह से लोग जब कहते तो मुझे, मतलब मेरा दिल बैठ जाता है कि इतनी ज़्यादा मुसीबत है कि कोई उसकी इंतहा नहीं है। रात के 2:30 बजे फ़ोन मिलाता है डेस्परेशन में, और वो इतना ज़्यादा अर्जेंसी है उसकी कि वो शाहजहाँपुर से वो यहाँ आने को तैयार हैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन एक अलग चीज़ है, उस पर ना मैं कुछ कह सकता हूँ। वो लोग बेहतर जानते हैं क्या है हाल है इंडिया के, लखनऊ के। लेकिन फिर भी हम आपकी आंखों देखी समझना चाहते हैं। अच्छा, पहले आप जो कह रहे हैं वो बात पूरी कीजिए, फिर मैं सवाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन, और वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता, ना मैं किसी से कह सकता हूँ कुछ भी। लेकिन जो इस टाइम काला बाजारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके लिए प्लीज़ कुछ किया जाए। और जो मुझे सुन सकता है तो प्लीज़ शर्म करो यार, शर्म करो। लोग एक लीटर सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे हैं, और तुम लोग 50,000, 1 लाख रुपए, कोई इंजेक्शन का 1 लाख मांग रहा है, कोई सिलेंडर ब्लैक में 1 लाख का मांग रहा है। मतलब क्या चाहते हो यार इंसान? मतलब अगर ऑक्सीजन से नहीं तो वो फाइनेंशियली और इस शौक में मर जाएगा कि हम कैसे ले पाएंगे वो चीज़। तो मैं चाहता हूँ कि काला बाजारी किसी तरह से ख़त्म हो, और सरकार इस पर कुछ टोल फ्री नंबर है, कुछ वगैरह ऐसे नंबर्स निकालें जो रिसीव हों, जो उठे नंबर। क्योंकि तमाम नंबर कोविड हेल्पलाइन के नाम से बहुत तरह सर्कुलेट हो रहे हैं, बहुत तरफ सर्कुलेट हो रहे हैं, बट एक भी नंबर नहीं उठता है। तो तमाम लोग भी मुझे कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि ये नंबर तो नहीं उठता है, बट ये एक सबूर साहब है, इनका सुना है कि नंबर उठ जाता है। तो एक ये भी उम्मीद है कि मतलब मुझे ना चाहते हुए भी कुछ कॉल्स रिसीव करना पड़ता है। 5-5 हज़ार कॉल। आप सोच रही हैं मेरे घर में ऐसा माहौल है, मेरी मम्मी बीमार है, मेरी बहन बीमार है, कोविड से नहीं बीमार है, लेकिन उनका पैल्पिटेशन हो रहा है, किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कोई पैनिक कर रहा है, किसी को पैनिक अटैक आ रहा है। कभी मैं अपनी बहन को लेकर दौड़ रहा हूँ ECG कराने। ये तो मतलब इस तरह का मेरे माहौल है। और वो माहौल इसलिए कि वो ये कहते हैं सबूर, हमें बहुत डर लगता है, हर सेकंड तुम्हारा फ़ोन आता रहता है, हर सेकंड कोई ना कोई रो रहा होता है। तो वो इस दहशत से परेशान है। तो मैं
अकेला जितना मेरे बस में है मैं वो कर रहा हूँ, दौड़ भाग कर रहा हूँ। मैं कोई अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सिर्फ मदद की गुहार कर रहा हूँ कि मुझे सही मायनों में मदद मिल पाए। चाहे वो कोई भी सुन रहा हो वीडियो, प्लीज़ आप लोग मदद करिए। एक इंसान भी अगर चाहे तो वो मदद कर सकता है कुछ ना कुछ। तो और मैं एक चीज़ ये चाहता हूँ सरकार से कि जैसे ऑक्सीजन जो रिफिलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वो इतनी दूर प्लांट होते हैं, तो जैसे कोई सपोज़ आलमबाग में है और पता चलता है कि सीतापुर में फला टाइम पे रिफ़िल हो रहा है, तो वो अकेला है, वो छोड़ के नहीं जा सकता। और सपोज़ हमारा वॉलंटियर भी उस टाइम पे फ्री नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कुछ जगह पे स्पॉट्स बनाए जाएं जहाँ पर कुछ बड़े सिलेंडर्स लाकर, जैसे टाइप बी सिलेंडर होता है वो जंबो सिलेंडर से रिफ़िल हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ छोटे कैंप्स जगह बनाए जाएँ जहाँ पर जो छोटे सिलेंडर्स हैं वो रिफ़िल हो जाएँ, तो उससे एक लोगों को टाइम बच जाएगा और अगर जो भी मेडिकल हेल्प होगी, कोई इमरजेंसी होगी तो उनको फ़ौरन मिल जाएगी। तो ये मैं एक अपील करना चाहता हूँ, इसके लिए ज़रूर कुछ करें। जी बिल्कुल। काला बाज़ारी का तो यही हाल है कि अभी हम एक शख्स से मिले, उनको अपने फादर इन लॉ के लिए रेमडेसिविर चाहिए था। 3500 सरकारी रेट है और उन्होंने 21,000 में 2 डोजेस ख़रीदी हैं। तो काला बाज़ारी है। बाकी आप 1 लाख बता रहे हैं, हमने 40-50 हज़ार तक का जो खाली सिलेंडर बड़ा वाला होता है उसका रेट सुना है, जो कि पहले 5,000 के तकरीबन हुआ करता था। 400 में जो सिलेंडर रिफ़िल होता है बड़ा वाला, उसका रेट 2,500-3,000 हो गया है। और ऐसा नहीं है, आप एक बार ख़रीदते हैं, आपकी जद्दोजहद बहुत लंबी और बहुत चरणों में है। पहले आपको खाली सिलेंडर पाने के लिए जतन करना पड़ता है, फिर एक खाली सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन आपके पेशेंट को दिन भर में 2 या 3 सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपको कम से कम 2 चाहिए ना, कि आप एक लगा रहेगा और एक भरवा कर रखेंगे, तो वो भी एकदम नेक टू नेक होती है लड़ाई। तो आप दूसरा सिलेंडर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसको रिफ़िल करवाने के लिए एक आदमी परिवार का होता है जिसके कई चक्कर लगते हैं, कई जगहों पर जाना पड़ता है, कई जगहों से उसको लौटाया जाता है, पता चलता है यहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ मिल रहा है, वहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ मिल रहा है, तो वो भटकता रहता है दिन भर। और फिर कई बार ब्लैक मार्केटिंग का ही होता है वो ब्लैक मार्केटिंग में ही उसको ख़रीदना पड़ता है काला बाज़ारियों से बहुत महंगी कीमत पर, और कई लोग पैसा खर्च करके भी नहीं पा पाते हैं और ऑक्सीजन के बिना उनकी मौत हो रही है। मैं इस पे कुछ और भी कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने फ़ोन आते हैं, सिलेंडर दिला दिया, तो अब उसके बाद ये होता है कि भाई सिलेंडर तो मिल गया है, लेकिन उसकी जो ऊपर की किट है वो नहीं मिल रही है। तो अब वो जो किट है, जो 2,500-3,000 रुपये की किट है, अब उसके लिए वो ढूंढने निकलता है, उसका वो अरेंज करते हैं, तो वो भी अब वो किट भी नहीं मिल रही है। तो अब बहुत बार ऐसा हो रहा है कि इंसान को सिलेंडर तो मुहैया हो जा रहा है, लेकिन वो उसके लिए कोई काम का ही नहीं जब तक वो किट नहीं है और वो मास्क नहीं है। तो ये भी परेशानी फेस कर रहा है इंसान। तो वो एक तो जो हो गया कि एटलीस्ट उसके पास 2 से 3 सिलेंडर होने चाहिए, और एक आदमी होना भी चाहिए। सपोज़ कोई वॉलंटियर नहीं भी है तो उसके घर में एक होना चाहिए कि जो वहाँ लाइन में लगे और रिफ़िल हो। और अच्छा, ये जो होता है इतना अनसर्टेन होता है कि एकदम से फ़ोन आता है, अरे फला जगह पे रिफ़िल हो रहा है। अब इंसान एकदम से भागता है तो उसमें भाई रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसका हार्ट फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो एक ये भी प्रॉब्लम्स हो रही। तो मतलब मेरा यही था कि एटलीस्ट एक छोटे रिफिलिंग स्टेशंस कहीं बनाए जाएं, और ये जो बहुत सारी दवाएं का ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है और ये फैबीफ्लू मेडिसिन है, इसको भी प्लीज़ अरेंज कराया जाए, और जो वाजिब दाम है प्लीज़ उसमें दिया जाए, ये ब्लैक मार्केटिंग ना हो। क्योंकि इंसान इस टाइम कैसे वो अस्पताल में दाखिला ले रहा है, वही उसके लिए इतना मुसीबत का वो है वक्त है, और वो कहाँ से पैसे ला रहा है, कैसे अरेंज कर रहा है। तमाम लोग कि मेरे पास क्वेरी आती कि सबूर भाई वहाँ देख लीजिए, बेड फला जगह एडमिट कराया था, 2 दिन का 1 लाख बिल आ गया, उनके पास इतना पैसा नहीं, तो कुछ फाइनेंशियल मदद कर दीजिए। तो हम फाइनेंशियल भी वो अब पोस्ट कर देते हैं कि भाई जिससे जो हो पाए उनकी मदद कर दें, उनकी बिल कम करा दें, डॉक्टर से बात कर लें। तो मतलब हर तरफ से हर चीज़ में परेशानी। मतलब मैं इतने टाइम से हूँ लखनऊ में, तमाम चीज़ें देखी हैं, मैंने बहुत कुछ देखा भी है लाइफ में, लेकिन इस तरह की चीज़, इस तरह का पैनिक स्टेट मैंने आज तक नहीं देखा। इंसान या तो ऑक्सीजन की किल्लत से मरा जा रहा है या फिर वो दहशत से मरा जा रहा है। मतलब मैं यही चाहता हूँ जो भी ये देख रहा है, बस मैं सिर्फ वक्त मैंने निकाला। अभी भी मेरे पास तमाम फ़ोन आ रहे हैं, मैंने फ़्लाइट मोड पे लगाया है मैंने अपना फ़ोन। एक सेकंड पे 5-5, 6-6 कॉल वेटिंग होती है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कॉल रिसीव कर लूँ, उनको रिवर्ट बैक कर लूँ। वॉलंटियर्स को देख रखा है कि आप भी देखते रहिए, तमाम लोग मैं घर पे भी बोल रखा है, जिसका मैसेज आए तुम भी देख लो।
तो इस तरह से सब लोग साथ हाथ से हाथ मिलाकर ये चीज़ चल रही है और तमाम लोग ज़मीनी तौर पे जुड़ चुके हैं लखनऊ में, तमाम जगह लोग जिससे जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं। अंदाज़ा है कि कितने वॉलंटियर्स आपकी अपील के बाद अब तक, आपने कहा ठीक गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी कोई औसत अंदाज़ा कि इतने लोग होंगे जुड़े हुए? देखिए 200 से ऊपर से ज़्यादा तो काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे जो मेरे अभी 50 से 60 जो दिन भर मतलब कांटेक्ट में रहते हैं मुझसे, लेकिन ऐसे तमाम जगह हैं और हर से अब तो मतलब अगर किसी दूसरी सिटी से भी आता है और वो कहता है सबूर हम वहाँ पर फिज़िकली नहीं प्रेजेंट हो सकते, यहाँ से बैठ के तुम जो बताओ, मॉनेटरी हेल्प चाहिए हो या जो कुछ भी चाहिए वो बताओ, तो लोग इस तरह से भी मदद कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहा है, जो कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स मिलता है तो उसको फॉरवर्ड कर देता है कि मतलब लोगों को मिल जाए, ये हेल्प मिल जाए, तो इस तरह से भी लोग मदद कर रहे हैं, तमाम ज़रिए से लोग मदद कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने दवाइयों की बात कही, दवाइयों की क्या स्थिति है? उपलब्धता नहीं है। आपने ऑक्सीजन की बात तो खैर बताई ही बार बार, ऑक्सीजन की किल्लत, रिफिलिंग की किल्लत, उसके ऊपर जो उसके पार्ट्स होते हैं उनकी किल्लत, किट की किल्लत, तमाम चीज़ें हैं। अस्पताल, क्या आपके वॉलंटियर्स लोगों को अस्पताल में जो कोरोना टेस्टिंग होती है उसमें भी मदद करते हैं? वहाँ क्या स्थिति है? और क्या अस्पतालों में भर्ती होने के लिए भी जो रेफरल कोड वगैरह चाहिए होता है, जो ऊपर से प्रशासन कहता है कि नहीं वो है, लेकिन वो चाहिए तो है ज़मीन पर, क्या वहाँ पे भी दिक्कत आती है? किस किस तरीके की दिक्कत आती है, आप बता पाएंगे? दोनों जैसे कि ये CMO से जो ऑर्डर लेना पड़ता है लिखित में, वो एक बहुत ही मेजर दिक्कत है। इंसान एक तो बड़ी मुश्किल से जो है कहीं पर बेड उसको अलॉट होता है, कहीं बेड पता चलता है कि हाँ यहाँ स्कोप है, जब वो वहाँ जाता तो कहता है CMO से लिखवा के लो, जब CMO के पास जाता तो कहता है कि अस्पताल से लिख के दो। तो क्या दिन भर इंसान यही करता रहेगा? तो भैया वो क्या इलाज क्या करा पाएगा? इसी में मर जाएगा दौड़ भाग में। तो हम चाहते हैं एटलीस्ट ये CMO वाला जो पार्ट है उसको ख़त्म किया जाए। और अगर जैसे अब तो सुनने में आया है कि बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स हैं कोविड के, पर तब भी वो कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आती, तो बहुत जगह हाँ तो उनका एडमिशन नहीं होता। लेकिन अभी सुना है कि वो अब एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जब बेड ही नहीं है तो कैसे इंसान, अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे कोविड अस्पताल हो चाहे नॉन कोविड अस्पताल हो, जब बेड ऑक्सीजन है ही नहीं, वेंटिलेटर है ही नहीं, तो क्या नर्सिंग स्टाफ कर लेगा, क्या हेल्थ केयर कर लेगा? DRDO एक 750 बेड का अस्पताल बना रहा है, वो कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा। क्या लगता है कि उसके बनने से कितनी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी? वहाँ वेंटिलेटर्स मौजूद होंगे और कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की भी सुविधा होगी, तो क्या लगता है 750 बेड का अस्पताल अभी पर्याप्त पड़ेगा? मुझे तो लगता है इस टाइम जितनी भी चीज़ें आप मुहैया करा दे वो कम है। जो लखनऊ के ही सिर्फ एक, मतलब मैं सिर्फ लखनऊ के हालात बता रहा हूँ कि सुनने में आया है कि ये आपने जो बताया यहाँ पर भी, और अवध शिल्पग्राम में भी सुना है कि कुछ बेड्स वगैरह का हो रहा है, लेकिन मतलब उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। और कोई हेल्पलाइन नंबर जो दी भी हुई है वो कोई नहीं उठाता है। कोई भी टोल फ्री नंबर जितने दिए हुए हैं, जो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं, कोई नहीं उठाता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये हो भी जाएगा तो कुछ राहत मिल पाएगी, क्योंकि इस टाइम हर एक घर में 1 से 2 पेशेंट ऐसा है जो क्रिटिकल है। अब आप लखनऊ देख लीजिए कितनी ज़्यादा आबादी है, और मतलब हाल ये है कि जितने भी आसपास के एरिया हैं, बाराबंकी हो, काकोरी हो, हरदोई हो, सुल्तानपुर रोड हो, तो उधर से भी लोग जो है वो लखनऊ में आते हैं, क्योंकि लखनऊ में बेहतर अस्पताल हैं, बेहतर वो तो एक उम्मीद से यहाँ आ रहा है, तो उसको भी बेड नहीं मिल रहा है। तो अगर सपोज़ ये फैसिलिटी शुरू भी होती तो तमाम जगहों से लोग आएंगे, और आप किसी को मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते नहीं ये हमने सिर्फ लखनऊ के लोगों के लिए बनाया है, तो वो भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कम ही पड़ेगा। छोटे शहरों देहातों में भी तो स्वास्थ्य ढांचा मुकम्मल नहीं है। नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता। ये इसके लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, जब पता था ये पैंडमिक चल रहा है। तमाम फॉरेन मुल्कों में देखिए बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ 0 केस हैं, लेकिन तब भी सरकार ने 2022 तक फ़्लाइट्स बंद कर रखी हैं। मतलब एक अवेयरनेस का तरीका देखिए, मतलब एक प्रिकॉशन लेने का तरीका देखिए। और यहाँ पर सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा था। इसमें कुछ हम लोगों की भी गलती है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह नहीं लगाते थे। हर इंसान सरकार को कह देता है, तो नहीं, ये भी गलत है। जो चीज़ बोली गई थी आपको एटलीस्ट वो फॉलो करना चाहिए था। और मैं ये भी चाहता हूँ लोगों से सिंगल मास्क मत लगाइए, और वो कपड़े वाला और कोई भी मास्क मत लीजिए। आप जब इतना पैसा अच्छी चीज़ों में, कपड़े लत्तों में पहन देते हैं, तो आप एक मास्क भी अच्छा खरीदिए। कोशिश हो N95 मास्क लीजिए, और डबल मास्क लीजिए, एक सर्जिकल मास्क और 2 मास्क लगाइए। हो पाए अगर बहुत है तो आप शील्ड भी लगा लीजिए, वरना 2 मास्क सफिशिएंट है। और अगर कहीं वैसे जाते हैं, बहुत निकलते हैं, तो ग्लव्स वगैरह भी पहनिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर कुछ लोग जैसे वॉलंटियर कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किस तरह से वॉलंटियर करूँ, तो इस टाइम आप घर बैठ कर भी एक बहुत
बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। अननेसेसरी मत निकलिए, जो रिस्क ले रहा है प्लीज़ उसको लेने दीजिए। आप अपने घर परिवार का ध्यान रखिए और घर से जितना हो पाए आप लोगों की मदद करिए। और इस मोमेंट पर आपस में अगर आप नहीं जा सकते हैं तो टेलीफोनिकली एक दूसरे का हालचाल ले लीजिए, क्योंकि इस टाइम ज़हनी तौर पे भी इंसान बहुत वीक हो गया है। तो आपके जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे आप उनकी खैरियत लेते रहिए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब अब और मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत कुछ भरा हुआ है लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। अब मैं एकदम कंफ्यूज स्टेट में हो गया हूँ कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस टाइम मेरे पास कॉल आ रहे होंगे, लोग ये सोच रहे होंगे उसने फ़ोन बंद कर दिया, उठा नहीं रहा है जान के, ये वो। तो थोड़ा सा एक गिल्ट सा भी मुझे होने लगता है, लेकिन मैं अभी ये भी जानता हूँ मैं सबको नहीं बचा सकता, एक अकेला इंसान सबको नहीं बचा सकता। और हम बस मदद जो से ही कर इंडिविजुअल सकते हैं। हेल्प हैं, जो इंडिविजुअल लोग अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं, जी। वो प्रशासन की कमी पूरी नहीं कर नहीं कर सकते, सकते, नहीं वो कर प्रशासन की जगह नहीं खड़े हो सकते। प्रशासन की आप जो आम नागरिक है वो अपने अपने स्तर पर मदद करेगा, सरकार के हाथ मजबूत, लेकिन वो सरकारी सिस्टम को, तंत्र को रिप्लेस नहीं कर सकता। सरकार को, प्रशासन को आकर अपना जो है जिम्मा वो उठाना ही होगा। मुझे एक और सवाल बहुत ज़रूरी है, आंकड़ों की बात जब हम बात कर रहे हैं लखनऊ में लोगों से, और हम शमशानों में जा रहे हैं, कब्रिस्तानों में जा रहे हैं और अस्पतालों में जा रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो हमको जो नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमको लगता है कि क्योंकि आप काउंटिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप दिन भर में चार्ट बनाएं कि फ़लाना लोग, हमने बताया था कि मेरे पिता वो हैं, मेरी माँ वो है, या मेरा वो फ़लाना रिश्तेदार, उन रिश्तेदार का वो, आप जिससे भी बात करते हैं उसका कोई ना कोई पहचान वाला है, लेकिन हमको सरकारी नंबर जो हैं वो कम है। ये चीज़ ना केवल संक्रमितों की संख्या में है बल्कि मृतकों की संख्या में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक उसको घटाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जो ये आंकड़े डिस्प्ले होते हैं उस पे पूरा 100% डाउट है, क्योंकि मेरे खुद जब मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ तो इतना पता लगता है, तमाम कॉल आते हैं जब वो कहते हैं अरे भैया फ़ला के लिए हमने जो मंगाया था अब रहने दीजिए, या है तो वापस ले जाइए, वो अब नहीं रहे। तो दिन भर में मुझे कोई 10, 15, 20 मौतें के बारे में पता लग जाता है। रिश्तेदारों में भी मौत हो रही है, फ्रेंड सर्कल में भी मौत हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये 100-200 मौत तो नहीं हो रही हैं, आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कम दिखाया जा रहा है। क्या मे बी लोग पैनिक ना करें इस वजह से कम दिखाया जा रहा है, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। लेकिन आप इस वक्त किसी भी अस्पताल में चले जाइए और आप वहाँ के अगर हाल देख लीजिए ना, तो अगर आप कमज़ोर दिल की हैं तो मैं आपको यकीन बताता हूँ, आप सह नहीं पाएंगी वो झटका, आप सह नहीं पाएंगे। हर तीसरा इंसान, दूसरा इंसान रो रहा है, बिलख रहा है, रोड पे लौट रहा है। लोग ऑक्सीजन, एक अभी मेरा वॉलंटियर भरवाने गया था एक किसी की, तो बता रहा था एक आदमी रोड पर लौट रहा था कि मेरी ऑक्सीजन भरा दो, मेरे घर में वो मर जाएंगे, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरी ऑक्सीजन, लाइन बहुत लंबी थी। और एक ऐसे ही एक लड़का आया था, अपने फादर की ऑक्सीजन भरवाने आया था, तो उसके पास एक ही ऑक्सीजन था, वो रिस्क पे निकाल के लाया था। और जब तक वहाँ पहुँचता है तो पता नहीं क्या कुछ होता है, उसका नीचे का बेस फट जाता है और उसको कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा होता, वो बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है। तो हालांकि अरेंज किया जाता है उसके लिए, लेकिन बहुत तरह की सिचुएशन इंसान इस टाइम फेस कर रहा है। एक ग्रेड लेवल भी है, मतलब मेडिकल गैस, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो सबसे सेफेस्ट होती है। तो मैंने सुना मार्केट में जो वेल्डिंग वाले सिलेंडर्स है वो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें भी गैस भर के दी जा रही है। अब वो पता नहीं वो कितना सेफ़ है, क्योंकि वो जब मेडिकल गैस जो होती है उसकी जो परसेंटेज है और जो उसकी वो होती है वो सब कुछ डिफरेंट होती है। तो एक वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं रीज़न तो नहीं है जो इतनी ज़्यादा लोग उसमें मौतें हो रही हैं, और कहाँ से कैसे रिफ़िल कर रहे हैं, क्या गैस भर रहे हैं, कुछ पता नहीं। क्योंकि यहाँ तो धंधा चल रहा है, यहाँ जब धंधा चल रहा है तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। परसों मेरे पास एक फ़ोन आता है, एक कहीं पर इंदिरा नगर में शायद एक कोई लेडी थी, वो अकेले थे, मतलब दोनों लोग, उनकी शायद ऑक्सीजन 50 थी, तो उनको बहुत अर्जेंट नीड थी। तो एक जगह एक लीड मिलता है, तो उससे बात करते हैं, तो वो 55,000 रुपये का खाली सिलेंडर दे रहा होता है। तो अब आप बताइए, अब इस मोमेंट पे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे किसी ने शादी ब्याह के लिए पैसे जुटा रखा है, कोई इमरजेंसी के लिए जुटा रखे हैं, वो सब अपना बैंक बैलेंस खाली कर दे रहा है इसी सब चक्करों में। तो ये काला बाज़ारी और ये तमाम चीज़ों की जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसकी वजह से इंसान इतना परेशान है, कहाँ से किस तरह से वो मंगा रहा है, और ये भी नहीं पता कि वो सही है कि नहीं। अब जो वो इंजेक्शन मिल रहा है उसके इतने सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, दवाओं के सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। लेकिन अब जब चाहिए इंसान को तो चाहिए, फिर वो हर इंसान चाहता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मेरे घर में कुछ इस तरह का होगा तो मैं कुछ भी करके कैसे डबल ट्रिपल पैसा दे के लूँगा चीज़।
तो अब बड़ा ही मुश्किल का दौर है। लखनऊ मोहब्बत का शहर है और आज मतलब सब लोग मोहब्बत, आपसी मोहब्बत दिखा भी रहे हैं। हर एक इंसान मदद कर रहा है एक इंसान की। आप सिर्फ मुझे मत काउंट करिएगा, तमाम लोग लखनऊ में इस टाइम ऐसे हैं, पैसे से, हाथ पैरों से, हर तरह से वो मदद कर रहे हैं। और उनका हाईलाइट भी नहीं है कहीं। मेरा तो चलिए हाईलाइट हो गया था क्योंकि मैंने लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हिडन हैं और वो मदद कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, बहुत तरह से मदद कर रहे हैं, पैसों से, हर चीज़ से कर रहे हैं। तो बस मैं इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई स्पीच या भाषण देने नहीं आया हूँ। बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ सरकार से चाहता हूँ कि अगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया तो प्लीज़ आप कुछ करिए, कुछ मदद करिए प्रशासन से कि जो हो पाया लखनऊ के लिए और तमाम शहर जो यूपी में इस टाइम अफेक्टेड हैं कोविड से, प्लीज़ उनके लिए कुछ करिए और जल्द से जल्द करिए। और बेसिक जो प्राइमरी नीड इस टाइम है वो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन सिलेंडर की, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप इसके लिए कुछ करिए। और सेकंड जो है वो वेंटिलेटर और ये आईसीयू बेड जो हैं इनको अवेलेबल कराइए। ये दो सबसे मेजर इस टाइम ज़रूरत है इंसान की। और बाकी कोशिश करिए कि कम दरों पे मिल पाए, क्योंकि बहुत एक गरीब इंसान ये सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकता। वो अगर एक बार कहीं से उधार लेके रिफ़िल करा लेगा तो दोबारा वो ना कर पाएगा, वो मर जाएगा। मुझे पता है वो नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको इस टाइम नहीं बयां कर सकता कि क्या मैं देख रहा हूँ मोमेंट्स, कैसे मोमेंट्स फेस कर रहा हूँ, कैसे लोग कहाँ पड़े हैं, किस तरह से मर रहे हैं, मैं नहीं बयां कर सकता। हर घर में 1 से 2 मौतें रोज़ हो रही हैं। और मैं बस यहीं पर इसको एंड करना चाहता हूँ। एक तो हेल्प मिले और आप सब लोग स्वस्थ रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये उम्मीद बस ना छोड़िए। हर किसी की लाइफ में, हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक मुश्किल वक्त आता है, लेकिन एक अच्छा दिन भी आता है। तो ये बीमारी से जो पूरा लखनऊ, पूरा शहर इस टाइम जूझ रहा है, जल्द हम लोग इस पे काबू पाएंगे। जल्द हम लोग सब लड़ रहे हैं और सब कुछ बेहतर होगा। हम लोगों ने बहुत लोगों को खो दिया है, लेकिन अब कोशिश करिए कि कोई किसी की जान ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ना जाए, किसी दवा की कमी की वजह से ना जाए। धन्यवाद। मैं आप सब लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबूर जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका रोज़ा है, आप फिर भी हमने बहुत समय लिया, इस बात का भी रहेगा। पर ये था कि लगा कि ये ज़रूरी है, ये दर्ज होना चाहिए। कल को जब सरकारें सब कुछ चमकीला दिखाएं और बताएं कि नहीं जी हमने तो बड़ी व्यवस्था की थी और सब कुछ बढ़िया था, और जब दावे घोषणाएं आएँ तो ये चीज़ जो अभी ग्राउंड की चीज़ें हैं वो दर्ज रहे कल को कि नहीं ये हो रहा था, ये स्थितियाँ थी। तो आपने बताया आपके नाम का एक मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें बड़ा सब्र हो, है ना। तो आप बहुत सब्र, हम ये बात समझ सकते हैं। मैं और अमितेश दोनों, हम कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले हम एक स्टोरी कर रहे थे, और एक पति था, उसकी पत्नी, वो एक बच्चा पहले खो चुका था और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसको कोविड पेशेंट थी और उसको इस दिन डिलीवरी का दिन था और वो अस्पताल नहीं ढूंढ पा रहा था। और उसने हम दोनों के आगे उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर उनकी माँ ने कहा कि अगर आप हमको दिलवा दीजिए ना रेफरल कोड, तो हम आपका बहुत उपकार रहेगा हमारा, और हमें वो चीज़ हमारे साथ रहेगी। हम नहीं कर पाए मदद, ये अफसोस हमेशा हमारे साथ रहेगा, और वो उस इंसान की कहानी और ऐसी तमाम कहानियाँ रहेंगी। सबूर को एक ऐसा वाक़या जो इस 10 दिन 15 दिन जब से आप काम कर रहे हैं वो आपके संग रह जाएगा, कभी ना भूलने वाली कोई चीज़ जो आपने विटनेस की हो, वो साझा करेंगे क्या? वाक़या तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा रीसेंट वाक़या है जो मैंने फ़ेस किया है। वो मुझे लगता है कि अगर ये पेंडेमिक टाइम ख़त्म भी हो गया तो शायद अगर मैं सोऊंगा तब भी वो मेरे दिमाग में वो चीज़ आती ही रहेगी हमेशा। रिसेंटली अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरी एक टीचर थी स्कूल में, तो उनके कहीं एक मेरे पास एक फ़ोन आता है कि फ़ला वो हॉस्पिटल में है और टीचर जो हैं आपकी उनके साथ कोई है नहीं, वो बेचारी अकेली हैं और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उनके बच्चे बाहर हैं। सबूर कोई वॉलंटियर हो या कोई हो तो प्लीज़ जाकर देख लो। तो मैं उन सर से मैंने उन टीचर का नंबर लिया, मैंने उनको फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन नहीं उठा, जब दूसरी बार फ़ोन उठा तो वो जब शुरुआती के जो लफ्ज़ थे वो इतने ज़्यादा कठोर थे उनके कि मुझे लग नहीं रहा था कि इन्होंने कोई खोया है। इतनी फियरलेस थी वो, इतनी ज़्यादा फियरलेस थी। उन्होंने कहा कि सबूर, आई डोंट वांट एनीवन
राइट नाउ। मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए। मैं दिन भर मदद के लिए भटकती रही 4-5 दिन से, मुझसे किसी ने मदद नहीं करी। ना मेरा रिश्तेदार आया, ना मेरा दोस्त आया, ना कोई आया। मैं मदद मांगती रही। किसी मुसीबत से मैंने इस अस्पताल में इनको एडमिट कराया, लेकिन वहाँ पर भी उनके बहुत सारी लापरवाही हुई इनके साथ। उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला और वो उनकी अंतिम जो थी वो मौत हो गई। तो जब ये मुझे पता चला, जब मैंने उनसे फ़ोन से बात करी, मैंने उनसे बोला कि मैम मैं आ रहा हूँ, मैं इससे जो हो पाएगा मैं करूँगा। मैं अभी तक आपसे नहीं कांटेक्ट कर पाया था, लेकिन मेरे बस में जो चीज़ है मैं वो करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो जब उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैं आता हूँ, ये करता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा, सबूर तुम मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ, मैं सब कर लूँगी, मैं खुद टैक्सी करके घर चली जाऊँगी। तो मैंने कहा मैम एटलीस्ट कुछ तो मुझे हेल्प कर लेने दीजिए, मैं एटलीस्ट अंकल की बॉडी ही दिलवा देता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि कोविड पेशेंट्स की बॉडी नहीं देते हैं। तो मैंने कहा उस हॉस्पिटल में मेरे जानने वाले हैं, एक बार मैं बात करता हूँ। कहते हैं कि मुझे बॉडी नहीं चाहिए, मेरे बच्चे बाहर हैं, आउट ऑफ लखनऊ है, लेकिन मैंने उनको वीडियो कॉल पे बॉडी दिखा दी, अब कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे बॉडी चाहिए, वो यहीं से क्रिमेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनके लफ्ज़ थे। फिर आगे वो कहती हैं, सबूर मैं स्कूल में कभी भी मैंने पॉलिटिक्स की और कभी भी इस तरह की कभी भी बात नहीं करी, मैं कभी ये सब मानती भी नहीं थी, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि कितनी गंदी चीज़ होती है ये। और मैं जो कहती थी स्कूल में कि मेरा भारत बहुत महान है, अब ये दोबारा लफ्ज़ मैं कभी नहीं कहूँगी, मैं ये लफ्ज़ दोबारा कभी नहीं कहूँगी। मतलब ये इतनी तकलीफ़देह बात थी ये। और उन्होंने बोला कि मैं अब ये शहर ही छोड़ के अपने बेटे के पास बाहर मुल्क में चली जाऊँगी। तो ये एक ऐसा वाक़या है जो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं भूल पाऊँगा कभी। मैं उनकी ना कोई मदद कर पाया, कुछ कर पाया, बस मैं गया भी अस्पताल तक, तो वो फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद खुद से टैक्सी से चली गई, कुछ भी नहीं कर पाया मैं। तो ये एक मोमेंट है, मैं क्या बोलूँ इस पर। वो इसलिए कठोर हो गई थी कि उन 4-5 दिनों में दौड़ भाग करते उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। और फिर शायद वो शव लेने की बात भी यही थी कि इंसान चला गया, अब शव के लिए जब उसको नहीं बचाया जा सका तो शव लेने का कैसा मोह। तो यकीनन जब आप लोग मदद नहीं कर पाते होंगे उसका ज़्यादा आपको दुख रहता होगा, गिल्ट रहता होगा, पर ये काम करने के लिए बतौर नागरिक मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। प्लीज़ मत करिए, मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करता हूँ। अगर मैं आज की तारीख में एक जान भी बचा लूँ, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। ये ह्यूमिलिटी है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो ऐसे प्रयत्न हैं, ऐसी कोशिशें हैं, उनको ज़रूर ही आना चाहिए। और सच में शुक्रिया है। और कई बार आपके पास शब्द चुक जाते हैं, कई बार आपकी शब्दावली बहुत छोटी पड़ जाती है, और ऐसे मौक़ों पर मेरे साथ यही होता है। तो ये है ज़मीनी हकीकत, है ना। ऊपर से नीचे लंबा था, काफ़ी लंबा इंटरव्यू था, पर ज़रूरी बातें थी, इसलिए अवधि की परवाह मत कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा क्या हो रहा है। और उनकी अपील, जो सबूर साहब ने अपील की कि अपने अपने स्तर पर हम किस तरीके से वो कर सकते हैं, ये हो, और सरकारों की, प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो भी तय हो, है ना। मैं स्वाति और मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश, शुक्रिया।